तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एम लक्ष्मीकांत जो है वो पॉलिटी सब्जेक्ट में एक बहुत ही बढ़िया किताब है, लेकिन जो आदमी स्टार्ट करता है पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था पढ़ना उसको समझ नहीं आती, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। एम लक्ष्मीकांत का हर चैप्टर करेंगे हम वर्ड बाय वर्ड, एक एक वर्ड, कुछ वर्ड भी नहीं छोड़ूंगा मैं किताब में, और हर चीज़ को एकदम बेसिक से समझाऊंगा ताकि इस दिमाग में, इस खोपड़े में बात सारी घुस सके और पॉलिटी तुमको बहुत समझ में आ सके। ये मैं एक चीज़ का तुमको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि भैया जब तुम ये क्लासेस सारी पूरी करोगे तो पॉलिटी तो एटलीस्ट तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बनने ही वाला है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले बात करेंगे। देखो पॉलिटी जो होती है ना, पॉलिटी सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है और ये एक मिस कंसेप्शन रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि 2 सेकंड देना मुझे। ओके, देखो बहुत से लोगों को ये लगता है कि पॉलिटी पॉलिटी इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, लेकिन भाई ऐसा है नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब अगर तुमको बोले कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम बोलोगे पॉलिटी, तो सामने वाला क्या समझता है कि ये राजनीति पढ़ रहा है। राजनीति यानी नेता चुनाव कैसे लड़ते हैं, चुनाव में वो क्या क्या कांड करते हैं, कैसे जीतते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तुम, ऐसा लोग सोचेंगे। लेकिन ये नहीं है भाई। नेता चुनाव जो लड़ते हैं उसमें क्या क्या कांड करते हैं चुनाव जीतने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या क्या अपनी कैसे कैसे चलती है, वो उस चीज़ का कोई भी लेना देना नहीं है। इस सब्जेक्ट में कोई भी लेना देना नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। राजनीति यानी कि मैं इसको रेड कलर कर लूँ, अच्छा लगेगा। पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी अलग चीज़ होती है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है। पॉलिटी को बोलते हैं राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। इसमें जो हम पढ़ेंगे पॉलिटी में वो होगा हमारे देश के संविधान, संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें होगी। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होगी वो हम पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं। राजनीति क्या कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मोदी जी, राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लड़ाई झगड़े वाला कोई काम नहीं है। हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, कैसे बना, क्यों बना और कैसे ये काम करता है, और कैसे इसके नीचे सारे जो अंग है हमारे देश के, जो भी प्रशासनिक अंग है, जो भी हमारे देश की पार्लियामेंट है, जो भी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये सारी चीज़ें जो तुमको अभी समझ में नहीं आ रही कि क्या क्या होती है, वो सारी समझ में आएगी। जब ये पूरा पढ़ लोगे सब्जेक्ट तो तुमको पता चलेगा कि ओहो इतनी सारी चीज़ें काम करती है, तब जाके हमारा जो है देश चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले कि क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो हमें कुछ बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा कि ये कैसे बना, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो उसी के लिए लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर जो है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, कि भाई क्या हिस्ट्री रही है हमारी, कि हमारे देश की, कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे पास है इस तक पहुंचे कैसे। तो उसका जो दिया हुआ है, तो हम एक एक वर्ड बाय वर्ड जहां भी मुझे समझाना होगा मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो आप इसको सुन भी सकते हो क्लास को, और सुन के भी अपनी लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते सबसे पहले कि भाई ब्रिटिश जो है ना वो भारत में 1600 में आए ट्रेडर्स के रूप में। ब्रिटिश ट्रेडर्स के रूप में आए। ब्रिटिश क्या है भाई? ब्रिटिश जो है इंग्लैंड में जो रहते हैं उनको ब्रिटिश बोलते हैं, और ब्रिटेन में जो रहते हैं उनको ब्रिटिश बोलते हैं। ये लोग स्टार्टिंग में भारत पे कब्जा करने नहीं आए थे, जैसा हम बोलते हैं ना अंग्रेजों ने कब्जा किया, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा। तो स्टार्टिंग में ये भाई जो काम करने आए थे वो आए थे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ये रुक गया कैसे? ये क्या हो गया भाई? ओके, मिट रहा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टार्टिंग में जो काम करने आए थे ब्रिटिश यहाँ पे, वो आए थे ट्रेडिंग करने। ट्रेडिंग यानी व्यापार करने, यानी कुछ चीज़ें भारत से खरीदते, उनको ले जाके अपने देश में बेचते, कुछ चीज़ें अपने देश से लाते, उनको लाके भारत में देते। तो उस काम के लिए आए थे, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा भारत का जिसको इसका नहीं पता हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी। कोई भी मूवी देखते हो जिसमें आज़ादी की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें क्रांतिकारियों का बलिदान दिखाया जाता है, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो बात की जाती है। तो भाई स्टार्टिंग में ये कब्जा करने के लिए नहीं आए थे, दिमाग में इनके मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भारत पे कब्जा कर पाना, अंग्रेज, उतनी औकात अंग्रेजों की थी नहीं कि वो भारत जैसे देश पे कब्जा कर सके। तो भाई वो आए थे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि भारत का बहुत नाम था, सोने की चिड़िया हमको बोलते थे लोग। ऐसा आपने सुना होगा कि भारत जो है वो एक सोने की चिड़िया है, और भारत के पास बहुत पैसा है, भारत में बहुत सारी चीज़ें होती है, भारत में बहुत बढ़िया कपड़ा होता है, भारत में बहुत बढ़िया अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसलिए वो भारत का नाम सुन के ढूंढते ढूंढते भारत को पहुंचे थे, और वहाँ पे आके वो व्यापार करना चाहते थे, ठीक है। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, ये अंग्रेजों के देश की एक कंपनी थी। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, दो चीज़ समझना, वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई ये तो अंग्रेजों का देश है, मान लो ये तो अंग्रेजों का देश है, ठीक है। ये अंग्रेजों का देश है जिसको हम ब्रिटेन लिख देते हैं, बी से ब्रिटेन में लिख देता हूँ, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, छोटी बनाता हूँ क्योंकि देश से तो छोटी होगी ना। ये भैया ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, EIC। ये इस देश की एक
कंपनी है। अब कंपनी कई लोगों को नहीं समझ में आती तो समझाता हूँ। कंपनी का मतलब ये होता था कि मान लो कुछ व्यापार चालू करना है, क्योंकि जो भी व्यापार पहले होता था वो समुद्र के रास्ते होता था, और समुद्र में जाने के लिए चाहिए होता था भैया जहाज, ये पानी का जहाज, ठीक है। जहाज भाई बहुत महंगे आते थे, तो एक आदमी की इतनी औकात नहीं होती थी कि कोई जहाज खरीद भी ले, और मान लो वो खरीद भी लिया तो आगे समुद्र में लुटेरे भी होते थे, तूफान भी आता था, तो अगर वो जहाज डूब गया तो भैया बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा एक आदमी के, और वो दिवालिया हो जाएगा। मान लो ये जहाज था 10 लाख रुपए का, ठीक है, उस टाइम के 10 लाख रुपए का, तो एक आदमी के 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर डूब गया तो। और एक आदमी के पास 10 लाख रुपए मिले ये भी बड़ा मुश्किल था, तो बिजनेस इतना बढ़ नहीं पा रहा था। तो इन्होंने एक कंपनी का कंसेप्ट लेके आए। कंपनी के कंसेप्ट में क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, एक आदमी जहाज मत खरीदो, एक आदमी बिजनेस स्टार्ट मत करो। 10 लाख रुपए चाहिए हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी व्यापार चालू करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम 1,000 लोग आपस में जुड़ जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, और हम बना लेते हैं कंपनी। कंपनी को बोलते हैं भाई ये संगठन है ना, संगठन। तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो भी बोलते होंगे कि भाई अच्छे लोगों की कंपनी में रहा करो। कंपनी का मतलब होता है 3, 4, 5, 6 बहुत सारे लोग एक जगह आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी। तो देखो 1,000 लोग एक साथ जुड़ गए, तो उसका फायदा क्या हुआ कंपनी बनाने का, कि पहले जो 10 लाख रुपए का जहाज था, जो एक आदमी खरीदता जिसकी औकात भी नहीं थी कि वो खरीद पाए, और खरीद भी लेता तो नुकसान अगर हो जाता, बाई चांस जहाज डूब जाता तो एक आदमी के बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता कि वो बर्बाद हो जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, 1,000 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, तो 1,000 लोग जोड़ेंगे पैसा पूरा, है ना, मिल के पैसा जोड़ेंगे और उससे जहाज खरीदेंगे। तो एक आदमी के कितना पैसा देना पड़ेगा एक आदमी को, देखो 1, 2, 3 बिंदी काटी, 1, 2, 3 बिंदी काटी, सिर्फ 1,000 रुपए। यानी एक आदमी 1,000 रुपए देगा और 1,000 लोग मिलेंगे साथ में तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये बताओ, एक आदमी का 10 लाख रुपए इकट्ठा कर पाना ज्यादा आसान काम है, या फिर एक आदमी का 1,000 रुपए इकट्ठा कर पाना ज्यादा आसान काम है? 1,000 रुपए इकट्ठा कर पाना ज्यादा आसान है। तो 1,000 लोग मिले, 1,000 रुपए इकट्ठे किए, एक जहाज खरीदा और कंपनी स्टार्ट कर दी। तो अगर जहाज डूबता भी है तो 1,000 रुपए का ही नुकसान होगा एक आदमी के, यानी कि बट गया। जो फायदा होगा वो भी बढ़ जाएगा, नुकसान होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां बनी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और उसी में से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि थोड़ी बड़ी थी। तो उस कंपनी को भैया एक्सक्लूसिव राइट थे, एक्सक्लूसिव राइट, यानी जो ब्रिटेन का राजा था, भैया कहाँ गया, अटक रहा है, इसके क्या हो गया, जो राजा था वहां का, इसका यहाँ का वो पेज गायब हो गया है भैया। जो राजा था इंग्लैंड का, जो राजा था यानी कि किंग था, जिसको मोनार्क भी बोलते हैं, वहाँ पे किंग था, उसने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम्हारे पास में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पास में पैसा भी ठीक है, तो तुम जाओ, तुम जाके इंडिया में व्यापार कर सकते हो, ये मैं तुमको परमिशन देता हूँ। अब बोलोगे भाई पैसा मेरा, व्यापार मेरा, तो मैं, मेरे को राजा परमिशन क्यों देगा? पहले यही सिस्टम होता था भाई कि राजा ही हर हर चीज़ की परमिशन देता था, और राजा को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी उनकी गर्दनें भी कटवा देता था, जो लोग उनको अच्छे नहीं लगते थे उनकी गर्दन भी कटवा दी जाती थी। तो ये राजा का सिस्टम हुआ करता था पहले। ये पेज नंबर 50 पे है, 2 सेकंड देना, मैं फिर से एक बार खोल लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर यानी कि व्यापार करने के लिए आई, और उसके पास में एक्सक्लूसिव राइट था ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। तो भाई देखो, एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है कि अंग्रेजों के देश का जो राजा था और रानी थी, यहाँ पे दो दो लोग रूल करते थे अंग्रेजों के देश में। कभी राजा होता तो राजा रूल करता, राजा मर जाता तो रानी करती। तो उस टाइम रानी कौन थी? उस रानी का नाम था एलिजाबेथ, और उस एलिजाबेथ ने भैया क्या बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मैं तुमको अधिकार दे रही हूँ कि भारत में जाके तुम ही व्यापार करोगे, और हमारे देश से किसी और कंपनी को हम भारत में नहीं आने देंगे, तुम करो, तुमको ये मैंने अधिकार दे दिया। अब उसने अधिकार क्यों दिया? बातचीत हुई होगी कंपनी की राजा के साथ, रानी के साथ, कि हम तुमको भी थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे तो तुम हमको जाने दो, वहां पे व्यापार करने दो। रानी ने बोला भाई जाओ, हमारे को तो वैसे भी पता नहीं है भारत में व्यापार कैसे होता है, क्या होता है, तुमको जहाज लेना है, तुमको पैसा लगाना है, डूबोगे तो तुम डूबोगे, है ना, फायदा होगा तो मेरे पास कुछ आ जाएगा, इसलिए जाओ राज करो, मैं किसी और को नहीं आने दूंगी वहां पे, हमारे देश से और कोई कंपनी नहीं आएगी। तो भाई सिर्फ अंग्रेजों के देश से ही कोई कंपनी वहां नहीं जा सकती थी, क्योंकि रानी का चलता कहां पे थी, रानी की पावर कहां पे चलती थी? खुद के देश पे। तो वो सिर्फ अपने देश से कोई कंपनी वहां पे नहीं जाएगी, इसका उसने चार्टर दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों के देश के अलावा यूरोप में और भी बहुत सारे देश है, उन पे कोई रोक नहीं थी, वो जा सकते थे इंडिया में, है ना, उन पे उसकी चलती नहीं थी, तो वो जा सकते थे। खुद के देश से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगी। और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं थी, है ना। तो चलो उसका भी आगे देखेंगे। देखो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन कर रही थी, उसने दीवानी राइट किए
प्राप्त कहाँ पे, रेवेन्यू और सिविल राइट बंगाल, बिहार और ओडिशा के। 1765 में ना, देखो क्या हुआ, जब ये गए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में, तो ये स्टार्टिंग में इन्होंने व्यापारी करना था। ये वहाँ से अपने जो है नील नील खरीदते थे, और ढाका की मलमल खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे, रुई लेते थे, वहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड बेच देते थे। ये सारा काम वो कर रहे थे। इससे इन्होंने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाया तो भाई और लोगों को जोड़ा, एजेंट अपना, है ना, और थोड़ा फैले वहाँ पे। अब जिसके पास भी पैसा आता है उसके पास थोड़ी थोड़ी पावर आने लग जाती है, बहुत सारे लोगों से उसकी उठना बैठना हो जाता है, उसको बहुत सारे लोगों से जानकारी वानकारी हो जाती है। तो भाई इन्होंने वही किया, यहाँ के राजा को, वहाँ के राजकुमार को, इन सबको अपने पक्ष में किया, पैसा खिलाया, थोड़ा बहुत पटाया, ठीक है। वही डिवाइड करो और रूल करो, यानी बांटो और राज करो, अंग्रेजों का सिस्टम ये था। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा सिस्टम करते करते हिस्ट्री की जब पढ़ोगे, तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे कि इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की, और एक लड़ाई जीतने के बाद में ये उस राजा को, उसके विरोधी राजा को इस राजा के खिलाफ भिड़ा देते थे, इस राजा को उसके खिलाफ भिड़ा देते थे, और ऐसे अपने आप में इनके पास खुद के पास इतनी फौज नहीं थी, लेकिन इन्होंने भारत के राजाओं को आपस में भिड़ा के, इसको उसके खिलाफ भिड़ा के, इसकी फौज को अपने साथ मिला लिया, इसको अपना दोस्त बना लिया, इसके साथ उस पर हमला किया, फिर उस पर हमला करके उधर उसका कोई विपक्षी था, उसका कोई विद्रोही था, उसको मिला लिया, और फिर तीसरे पे हमला कर दिया, और फिर जो इनके सामने बोलता उस पर हमला करके उसको नीचे बैठा देते। तो ऐसे भिड़ा भिड़ा के इन्होंने पावर जो है प्राप्त कर ली। 1765 में भाई इसी चक्कर में ऐसे ही काम करते करते इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट प्राप्त कर लिए। दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट का मतलब होता है कि एक तो रेवेन्यू यानी कि इनकम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस टाइम पे भारत के बड़ी जगह थे। राज्य तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि राज्य वाला कंसेप्ट तो हमारा जब भारत बना, आज मॉडर्न जो राज्य देखते हैं हम, उस तरीके से जो कंसेप्ट है राज्य का, वो तो भारत का संविधान बनने के बाद में, आज़ाद होने के बाद में आया। लेकिन उससे पहले जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे, वो प्रदेश थे बहुत बड़े, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार भारत में होता था। और भाई उस जगह का एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी कि टैक्स, रेवेन्यू को टैक्स मान लो, टैक्स कलेक्ट करने का, और वहाँ पे जो जस्टिस दिया जाता था, पहले का जस्टिस क्या होता था, महाराज की जय हो, महाराज इसने ये काम कर दिया, अब इसको आप फैसला सुनाइए इस पे, महाराज की जय हो, वैसे होता था। तो उस टाइप का जो जस्टिस होता था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया, क्योंकि महाराजा को तो उन्हें हरा दिया, ठीक है। तो मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। और वहाँ पे न्याय कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब तुम समझ रहे हो, एक कंपनी जो व्यापार करने आई है, उस कंपनी ने व्यापार करते करते वहाँ की राजनीति में हाथ डाल दिया, और भाई राजनीति में हाथ डाल के टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जस्टिस यानी कि न्याय देना भी खुद बन गए, न्यायाधीश, भाई जज बन गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और न्याय भी अब वो देंगे। ये अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। और कैसे किया? भिड़ा भिड़ा के राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ, एक राजा को हरवाया, दूसरे को हराया, और फिर एक बड़े युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की, और 1765 में उनको मिल गए क्या? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट, ठीक है। अब भाई ये जब दीवानी राइट उनको मिले ना, ये बहुत बड़ा एक टर्निंग मूवमेंट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रही थी, वो ट्रेडिंग से अब जो यहाँ पे रूल यानी कि राज करने वाली कंपनी कैसे बनेगी, उसके लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग मूवमेंट था 1765 का, जब उसको दीवानी राइट मिले। अब भाई इसी से जो है उनका एक नया कैरियर स्टार्ट हो गया। अपना नहीं होता क्या कि भाई जैसे अभी सिविल सर्विस में पास हो जाएंगे, या फिर आरएएस में पास हो जाएंगे, या फिर किसी भी एग्जाम में पास होते तो अपना एक नया कैरियर स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही इन्होंने जब वो युद्ध जीता और इनको दीवानी राइट मिले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, तो इनका नया कैरियर स्टार्ट हो गया। एक टेरिटोरियल पावर यानी कि एक राजा की तरह व्यवहार ये करने लगे, राजा की तरह रूल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और शेर के खून मुंह लग गया, इनको मजा आने लग गया अब राज करने में। आगे देखो क्या क्या करता है ये। 1858 में क्या हुआ था भाई? 1858 में कुछ नहीं हुआ था, 1857 में हुई थी क्रांति। भारत में जब इन्होंने बहुत साल राज किया, और बहुत साल फिर, क्योंकि जिसके पास पावर आती है उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो भाई 1857 में क्रांति हुई, और 1858 में फिर क्रांति को दबाने के बाद में, क्योंकि अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा जुल्म भारत के लोगों पे कर रही है, तो उसमें क्या हुआ था, सिपोही म्यूटिनी के बाद में ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहां का जो राजा था, ब्रिटेन का राजा था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था कि भाई तुम जाओ, तुम राज करो, तुम देखो भारत में सब कुछ खरीदो, बेचो, व्यापार करो, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला भाई अब तुम निकलो, क्योंकि तुमने बहुत कांड कर दिया, और भारत जैसा बढ़िया एक देश जिससे बहुत कमाई हो सकती है, वो अपने हाथ से जाने वाला, तुम इतने कांड कर रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ लोग विद्रोह करने लग गए, तो तुम निकलो। अभी जो है डायरेक्ट राजा और रानी वो संभालेंगे, वहां से ब्रिटेन में बैठ के सीधा राज चलाएंगे। भारत में कौन? राजा रानी। पहले क्या सिस्टम हो रहा था? देखो पहले क्या सिस्टम हो रहा था, पहले ये तो था ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन के नीचे थी ईस्ट इंडिया कंपनी,
और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत सारे जगह पे राज कर रही थी। लेकिन फिर जब सिपाही विद्रोह हुआ, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कूट कूट के भगाने लगे भारत के लोग कि साले तुम तो बहुत हमारे पे बहुत वो कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, तो फिर ब्रिटेन वाले समझ गए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही तो भारत हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और 1858 में भाई खुद डायरेक्ट भारत पे कौन राज करने लग गया? ब्रिटेन का राजा और रानी। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे कांड हुए, वो बताऊंगा। और वो रूल जो है ना, ये सिंपलिसिटी के लिए स्टार्टिंग में प्रेफरेंस दे दिया गया है। मतलब आपको स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि भाई 1858 में डायरेक्ट राजा रानी रूल करने लगा, और फिर 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए हम, तो राजा रानी को भी हमने लात मार के भगा दिया, या फिर वो खुद चले गए, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। ये अटक क्यों रहा है मुझे नहीं पता। ओके, विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई भारत में जब हमें आज़ादी मिल गई है ना, आज़ादी मिल गई। अब देखो, कोई भी देश चलाना हो ना, ऐसा नहीं होता कि अभी मुझे भारत का कुछ भी बना दो। जैसे मैं पूरे भारत पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और मैंने बोला कि आज से मेरा सरकार है, मेरी राज है। तो भाई मैं राज कैसे चलाऊंगा? कुछ नियम कानून कायदे तो होने चाहिए ना। भारत इतना बड़ा है, अभी मैं मेरे हिसाब से चला नहीं सकता कि आज भाई हर चीज़ राजा के पास आएगी कि भाई राजा जी, वैसे राजा वाला जो है सिस्टम हट चुका है। लेकिन मान लो मैं राजा हूँ, तो हर चीज़ तो मुझे पूछ के होगी नहीं। इतनी बड़ी जगह की, इतना बड़ा देश है, हर चीज़ तो मैं बताऊंगा नहीं कि ये ऐसे करो, बता भी नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है ये ह्यूमन के लिए। तो एक पूरी एक किताब बनाएगी, उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन लिखे गए, उसको बोलते हैं भारत का संविधान। उसमें बहुत सारे लोग बैठे एक जगह पे, बहुत दिमाग वाले विद्वान लोग बैठे। उन्होंने सोचा हर बात पे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देश में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो कैसे कैसे क्या क्या होगा, उस पर हम कैसे कैसे काम करेंगे, वो सारा उस किताब में लिख दिया। और बोला कि भाई ये किताब ही राजा है अब, है ना, ये किताब ही राजा है। जैसे हमारे हमारे सिखों में होता है, गुरु ग्रंथ साहिब जो होती है, उनको गुरु माना गया है ना, कि भाई ये ग्रंथ साहिब है, यही हमारे गुरु आज से। तो उसी तरीके से भारत को चलाने के लिए जो संविधान है हमारा, उस संविधान को राजा बना दिया कि भाई सब कुछ लिख दिया इसमें। अब कुछ भी होता है तो उसमें कैसे रिएक्शन किया जाएगा, वो मतलब उसमें क्या एक्शन लिया जाएगा, वो हम संविधान में देखेंगे, संविधान हमको बताएगा। और संविधान बनाया किसने? एक पूरी हमने असेंबली बनाई, उसमें विद्वान विद्वान वकीलों को बिठाया गया, विद्वान विद्वान लोगों को बिठाया गया। उन्होंने बहुत 1 साल 2 साल सोचा, कितने साल सोचा वो एग्जैक्ट डेट भी आएगी, उतने साल सोच के वो संविधान बनाया, उसमें सब कुछ लिख दिया, है ना। उसके हिसाब से अब देश चलता है, वो सबसे ऊपर है, वो राजा है, उसके नीचे ही सारे कानून बनते हैं। उस संविधान में जो लिखा हुआ है उससे हटके, यानी उसके विपरीत कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता देश में, उसके विपरीत कोई भी काम देश में नहीं किया जा सकता भारत देश में। तो भाई वो संविधान बन के आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो भैया, ये ऊपर वाला तो चलो हट रहा है, हटने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहली बात कि वो संविधान हमारा बन गया, संविधान के हिसाब सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब फिर से आ जाते हैं, वो तो आज़ादी के बाद हुआ था, ठीक है। अब फिर से हम आ जाते हैं अंग्रेजों वाली टाइम पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई है व्यापार करने। लेकिन व्यापार करते करते उसने लालच आ गया, और अब वो राजाओं को लड़ा भिड़ा के वहाँ पे अधिकार भी करने लगी भारत पे, ठीक है। और अब पैसा बहुत कमा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, समझना तुम। इस जो भी अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब जो भी मैं समझाने वाला हूँ, उसको समझने के लिए एक चीज़ तुमको समझनी बहुत जरूरी है। कई लोगों के ये वहम रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी राजा रानी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही है। नहीं, अभी मैं जो समझाने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें को समझना होगा कि भाई ये जो ब्रिटेन में राजा है और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भाई ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग है। और इनके बीच में अच्छे संबंध भी नहीं है भाई, टकराव है, दुश्मनी है, थोड़ी सी दुश्मनी है। वो क्या है मैं समझाऊंगा। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। भारत बहुत बहुत ज़्यादा अमीर जगह थी, भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ मेरी। भारत में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। भारत देश में इतना पोटेंशियल था कि दूर दूर तक भारत की बातें तो जाती थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था भारत है कैसा, भारत पता नहीं क्या है। भारत का बहुत ज़्यादा नाम था दुनिया में, 30-40% दुनिया का पूरा व्यापार भारत से होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसी भारत में काम कर रही है और खूब पैसा कमा रही है, और अब राज भी करने लग गई है। मतलब भारत के एरिया पे, भारत की जगहों पे कब्जा भी करने लग गई है। ये सूचना पहुंची भाई ब्रिटेन के राजा के पास में। ब्रिटेन के राजा के भी मंत्री थे, सलाहकार थे, उनमें से कोई जो समझदार था उसने बोला, भाई राजा जी देखो, आपने इस कंपनी को अधिकार दिया कि भारत में जाके व्यापार करो। राजा ने बोला, हाँ भाई मैंने दिया। अब राजा जी, ये कंपनी भारत में व्यापार तो कर रही है और बहुत पैसा भी कमा रही है, लेकिन क्योंकि पैसा कमाने के साथ में अब ये वहां पे राज भी करने लग गए हैं। तो देखो, कहीं ऐसा ना हो एक दिन कि जिस कंपनी को आपने भेजा है भारत में राज करने के लिए, वो भारत में इतनी पावरफुल हो जाए कि फिर वो इंग्लैंड आए और आपके लात मार के आपको भगा दे और इंग्लैंड पे भी कब्जा कर ले, आपकी राज गद्दी पे भी कब्जा कर ले। तो महाराज ने बोला, भाई बात तो तुम ठीक कर रहे हो, फिर इसका करेगा। तो उस सलाहकार ने राजा को सलाह दी कि इस कंपनी पे आप रेगुलेशन डालो, इस कंपनी को रेगुलेट करो, क्योंकि ये हाथ से चली गई तो ये हो सकता है इतनी पावरफुल बन जाए कि आपको भी गद्दी से हटा दे।
तो राजा ने सोचा और सलाहकारों ने सोचा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि ऑलरेडी पावरफुल बन चुकी थी, मतलब फटीचर लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए जाते थे भारत, और वहां से अमीर बन के रोल्स रॉयस में वापस आते थे। मतलब फटीचर फटीचर नौकरी करने जा रहा है और अमीर बन के आ रहा है, इतना पैसा छप रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब राजा के पास पैसा आ भी नहीं रहा था ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी से। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रानी ने जो उनको कहा था कि भाई तुम जाओ व्यापार करो भारत में, तुम ही करो, किसी और को नहीं आने देंगे, तुम हमको भी हिस्सा देते रहना। अब वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतनी घूसखोरी बढ़ गई कि राजा को तो देते नहीं थे और खुद अमीर बन बन के वो जो नौकरी करने जाते वो आ रहे थे। तो भाई राजा ने सोचा कि ये अपने अपने ऊपर भी खतरा हो सकता है अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पावरफुल हो गई तो, और ये पैसा भी नहीं दे रहे अपने को, तो भाई कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्ट बनाए कि भाई अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं वो सारे लोग तो ब्रिटेन के ही है ना, और ब्रिटेन में अभी भी राजा राजा है, राजा की चलती है। मतलब मान लो भारत में वो कितने भी पावरफुल हो, लेकिन उनका परिवार तो भाई ब्रिटेन में रह रहा है ना। अगर वो राजा की नहीं मानेंगे तो राजा इधर उनका सर्वर कटवा सकता है, मरवा सकता है, राजा कुछ भी करवा सकता है। तो राजा ने जो भी कानून बनाए वो मानने तो पड़ेंगे कंपनी को, और राजा भी ये सोच रहा है कि अचानक से मैं बहुत ज्यादा कठिन कानून उन पे नहीं डाल दूं कि भाई सब कुछ छोड़ो मैं कब्जा कर रहा हूं, क्योंकि राजा को भी डर लग रहा था कि भाई उधर वो पावरफुल हो चुके हैं, ऐसा करूंगा तो वो हो सकता है मेरे खिलाफ विद्रोह करके मेरे को गद्दी से हटा दे। तो राजा ने दिमाग लगाया कि भाई धीरे धीरे इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे हम कंट्रोल करते हैं। तो भाई पहला जो कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? रेगुलेटिंग का मतलब यही होता है कि रेगुलेट करना, है ना, नियमित करना किसी को, यानी जो इधर उधर भाग रहा है अपने कंट्रोल से बाहर, उसको अपन रेगुलेट करें। तो नाम में देखो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट जो है ब्रिटेन के राजा की ओर से, है ना, लगवाया गया किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक्ट का सारा बैकग्राउंड समझ चुके हो, अभी कितने मिनट की वीडियो हो गई हमारी, एक्ट का सारा बैकग्राउंड समझ चुके हो, अभी हम इस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। हिंदी मीडियम वाले टेंशन मत लेना, हिंदी मीडियम वाले सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि इंग्लिश तो हमारे समझ में नहीं आएगी, देखते भागते भागो मत, हिंदी में सब समझा रहा हूँ ना तुमको, बस किताब मैंने इंग्लिश की रखी हुई है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वही जो मैंने बात बताई वही है कि ये फर्स्ट स्टेप था राजा की ओर से। किसकी ओर से? राजा की ओर से। किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब क्या होता था कि भाई एक तो राजा होता था, वहाँ इंग्लैंड में राजा होता था, ये किंग हो गया, और इसके नीचे गवर्नमेंट होती थी जिसका राजा हेड होता था, ठीक है। तो राजा ने इनको कहा, इन्होंने फिर ये एक्ट बनाया और एक्ट लगा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि भाई इसको कंट्रोल हमको करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, और राजा कभी भी किसी को पावरफुल होते नहीं देख सकता। जैसे तुमने समझा होगा ना कि अभी हमारे जो भी देवताओं के शो आते, नाटक आते, उसमें जब भी कोई तपस्वी तपस्या करता, इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता और वो अपनी अप्सरा को भेज देता उसकी तपस्या भंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्र को लगता कि वो ज्यादा पावरफुल हो गया तो मेरा इंद्र सिंहासन भी वो हथिया लेगा। वैसा ही यहाँ पे इनको लग रहा है, तो इन्होंने अप्सरा को नहीं भेजा, इन्होंने भेज दिया रेगुलेटिंग एक्ट बना के, एक कानून बना के भेज दिया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत उछल रही हो, अब थोड़ा सा हम तुम पे कंट्रोल करते हैं, तो कुछ नियम हम तुम्हारे लिए बनाने, वो तुमको मानने पड़ेंगे क्योंकि हम है किंग, यानी कि राजा। तो भाई देखो इस एक्ट के फीचर, यानी कि क्या क्या कहा गया था इस एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या कहा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या क्या पाबंदियां लगाई गई थी, उसके गले में क्या सांकड़ बांधी गई थी। जैसे अपन गाय भैंस के गले में सांकड़ बांधते हैं कि भाग नहीं सके वो, है ना, और क्या बोलते हैं, नाक में नकेल लगाते हैं कि भाई बदमाशी कर खींच दे तो वो रुक जाए वहीं, तो वो नकेल लगाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी पे। देखो पॉइंटों में नकेलों के नाम भी दिए गए, क्या क्या नकेल लगाई गई अपन देखते हैं। सबसे पहले तो भाई डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आपको स्टार्टिंग में इसको पढ़ेगा तो भाई पढ़ तो लेगा लेकिन समझ में उसके नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाता हूं तुमको एकदम 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 बेसिक लेवल से। देखो गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी आई थी अपन ने देखा था, वो आने के बाद में जो सबसे बड़ी जगह थी बंगाल थी। बंगाल से ही भारत में अधिकतर जो है पूरा राज ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी। ना सिर्फ बंगाल में था बल्कि इधर इधर इस साइड में ईस्ट जो अपना इंडिया का, अगर इंडिया की तरफ से मैं खड़ा होकर देखूं तो ये वेस्टर्न साइड में भी हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था, और इधर इधर चेन्नई में उधर भी ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था, ईस्ट पोर्ट पे भी, और बंगाल में था ही था। ये 3 जगह मेन थी, है ना, 3 जगह मेन थी, लेकिन बंगाल उनमें सबसे ज्यादा मेन था। तो उन तीनों जगह के लोगों को पहले बोला जाता था गवर्नर। 3 मेन जो है जगह थी जहां से
अंग्रेज भारत में राज करते थे, 3 जगह पे 3 मेन आदमी बैठते थे, यानी कोई ऊंचा होता है ना सबसे बड़ा ऑफिसर, वहां उन तीनों ऑफिसरों को पहले गवर्नर बोला जाता था। लेकिन फिर एक ऑफिसर को, जो कि बंगाल वाला गवर्नर था, उसका नाम बदल के कर दिया गवर्नर जनरल। भाई नाम क्यों बदला? भाई नाम इसलिए बदला ताकि वो तोप सिंह उसको बनाया जा सके, उसकी पोजीशन को औरों से बड़ा बनाया जा सके, उसको सबके ऊपर बनाया जा सके। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, गेम क्या चल रहा है, गेम समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल बन रही है, राजा को ये बात अच्छी नहीं लग रही। राजा देख रहा है कि भाई ये मेरे पे खतरा नहीं बन जाए, और ये पैसे भी नहीं दे रहे मेरे को, तो मेरे को कंट्रोल करना है। तो राजा क्या करेगा, राजा अपना एक आदमी भेजेगा वहां पे इंडिया में, और उस आदमी को सबसे बड़ा बनाना चाहेगा, और वो आदमी, राजा ये चाहेगा कि वो आदमी कंट्रोल करे पूरी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी गड़बड़ करे तो वो कंट्रोल करने वाला आदमी उस पर लगाम लगा सके। अब देखो किसको भेजा गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे तुम इसका नाम देखोगे ना, लॉर्ड, आगे लॉर्ड लगा हुआ है। लॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रभु का नाम है कि ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, नहीं, वो लॉर्ड नहीं है ये। लॉर्ड जो है ना, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उपाधि होती है। लॉर्ड हो गई, ड्यूक हो गई, नाइट हो गई, ये भाई ये जो नाम है ना, ये उपाधियां हैं। उपाधियां मतलब जैसे हमारे होता है ना राजकुमार, है ना, और ठाकुर, जमींदार, है ना, तहसीलदार, ऐसे उपाधियां होती है ना ये, कि भाई अधिकारी है। वैसे लॉर्ड जो होता है ना, लॉर्ड, वो उस जगह पे ब्रिटेन में क्या सिस्टम चलता है, जो राजा के, या तो राजा के रिश्तेदार है ना, जैसे कोई राजा का बेटा है, बेटा है ना, जवाई है, इस टाइप के रिश्तेदार हो गए, या फिर राजा के बहुत करीबी आदमी है, जो कि राजा की ओर से, राजा जहाँ जहाँ शासन करता है उस जगहों पे उसने नियुक्त किया हुआ है कि भाई यहाँ का तू संभाल, वहाँ का तू संभाल, वहाँ का तू संभाल। तो जो संभालने वाले राजा नियुक्त करता है, या फिर राजा के जो रिश्तेदार है, उनको उपाधि दी जाती है लॉर्ड। और लॉर्ड नाम से लगता है कि भाई ये बड़ा आदमी है, जो डायरेक्ट राजा के कॉन्टेक्ट में रहता है, जिससे डायरेक्ट राजा की बातचीत होती है, जो डायरेक्ट राजा के लिए काम कर रहा है, उसको बोलते हैं लॉर्ड। तो जहाँ पे लॉर्ड लग गया, भाई समझ जाओ कि डायरेक्ट राजा के लिए काम कर रहा है। तो भाई लॉर्ड जो ये उपाधि लिया हुआ वॉरेन हेस्टिंग है, इसको भेजा गया कि भाई तू बंगाल जा, और बंगाल वाले को अब हम आज से गवर्नर नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसकी उपाधि को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसको सबसे बड़ा तोप बनाना चाहते हैं, ताकि हम कंट्रोल कर सके ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है। और ना सिर्फ उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की गई 4 आदमियों की, उसको असिस्ट करने के लिए। अब देखो समझो इसको, इस बात को, ये तो भाई गवर्नर है, ठीक है, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, CGB लिख दूं, और इसके नीचे भाई 4 आदमी और है, 1 2 3 4, 4 आदमियों की काउंसिल, ये काउंसिल है, ठीक है। इस काउंसिल का हेड कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भाई इसकी मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, ये होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, GGB। इसके नीचे 4 आदमी बैठा दिए, बोले कि भाई 4 आदमी इसको राय मशवरा देंगे, इसको बताएंगे कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, स्पेशलिस्ट आदमी होंगे, ठीक है। और उसके ऊपर गवर्नर जनरल को बैठा दिया, और ये पूरा एक सिस्टम बना दिया कि भाई अब ये सिस्टम सबसे पावरफुल सिस्टम है, गवर्नर जनरल सबसे पावरफुल है, 4 आदमी उसको राय देने वाले, और सारे मिलकर सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये ही ईस्ट इंडिया कंपनी पे अब कंट्रोल करेंगे, ये सबसे टॉप के अधिकारी बन गए, ये तोप है, इनके आगे सब फुस है, ये तोप है। अब वो देखो नीचे लिख भी देगा, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास presidencies subordinate to the governor general of Bengal, unlike earlier where 3 presidencies were independent of one another। देखो क्या बोल रही है, मैं बताता हूँ। बॉम्बे और मद्रास, मैंने बताया था ना 3 मेन जगह थी जहाँ से अंग्रेज शासन करते थे भारत में, 3 मेन जगह थी। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और ये मान लो ये तो बॉम्बे वाली हो गई, ये मद्रास वाली हो गई, और ये हो गई अपनी बंगाल वाली, ठीक है। ये पहले 3 जगह थी जहाँ पे, यहाँ पे गवर्नर बैठता था, देखो यहाँ पे बॉम्बे में गवर्नर बैठता था, मद्रास में गवर्नर बैठता था, और बंगाल में गवर्नर बैठता था, ठीक है। तीनों की पावर पहले बराबर थी, बराबर बराबर बराबर। लेकिन अब क्या किया, राजा ने भेजा अपना वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना, उसको बोला तू यहाँ जाके बैठ, वो यहाँ के बैठ गया। उसको बोला भाई तू आज से गवर्नर नहीं है, तू आज से गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। और इनको बोला कि भाई पहले तुम्हारी पावर सेम थी, लेकिन आज से तुम इसके नीचे काम करोगे, भाई मुंबई वाले तू भी इसके नीचे रहेगा, और भाई मद्रास वाले तू भी इसके नीचे रहेगा, ये सबसे बड़ा हो गया। और इस गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए हम 4 आदमी और बैठाएंगे, ये 1 2 3 4, ये भी भेजे इंग्लैंड से, कि भाई तुम 5 लोग मिलके ना इस पे पूरे पे कंट्रोल रखोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो अब तुम ही करोगे कंट्रोल, क्योंकि तुम सबसे पावरफुल आदमी बन चुके हो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, समझ गए। तो मैंने बताया ना कि इसको तोप बनाना है, तो बाकी 2 को भी इसके नीचे कर देगा, भाई तुम अब इसके नीचे काम करोगे, इसके साथ नहीं, नीचे काम करोगे, ठीक है। It provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta comprising 1 Chief Justice and 3 other judges। देखो इसी एक्ट ने, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, ओ भैया क्या हो रहा है, ये रेगुलेटिंग एक्ट था जो 1773, इसी एक्ट ने भाई, अरे रुक जा, इसी एक्ट ने
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। अब ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको पढ़ के किसी को लगेगा, क्योंकि वो अगर नया नया पढ़ रहा है पॉलिटी, तो उसको लगेगा कि हमारा आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वैसा ये सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये वैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये नाम का सुप्रीम कोर्ट है। अभी देखना इस सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हो गया आगे। ये सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट है, ये एक सुप्रीम कोर्ट नाम से बनाया गया न्यायालय, जिसने फैसले देने थे। कोई भी अपराध कर रहा है, कोई भी लेके आ रहा है कि भाई हमारी सुनवाई कर लो, है ना, महाराज हमारी सुनवाई करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी महाराज बनी हुई थी, और वो खुद ही अपना फैसले भी सुना रही थी। मैंने बताया ना, जब उन्होंने 1764 में जो दीवानी के अधिकार प्राप्त किए, उसी के साथ में उन्होंने फैसले सुनाने का अधिकार प्राप्त किया। तो इन पे क्योंकि कंट्रोल करना था कि भाई ये अपने आप को ज्यादा राजा नहीं समझे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि भाई ये सुनाएगा आज से फैसले, तुम नहीं सुनाओगे, ठीक है। और इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 और जज थे, यानी 4 लोग टोटल थे, जिसमें चीफ जस्टिस था एक तो सीजे, और उसके नीचे 3 जज और बैठते थे। और एक सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया भाई? कलकत्ता में 1774 में, ठीक है। अब अरे भैया, ओके, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड, एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव। अब भाई जो सर्वेंट थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे, उनको भी इस रेगुलेटिंग एक्ट ने मना कर दिया कि भाई तुम जो है, तुम ना ही तो किसी से कोई घूस लोगे, ठीक है, ना ही अपना खुद का व्यापार करोगे। अगर कंपनी की नौकरी पे गए हो तो कंपनी का ही व्यापार करोगे, ऐसा नहीं खुद का व्यापार चला रहे हो, उधर से प्रॉफिट कमा रहे हो, कंपनी जाए भाड़ में, कंपनी जाए लॉस में, ऐसा नहीं होगा भाई। तुम ना ही तो घूस लोगे, ना ही खुद का व्यापार करोगे, और ब्राइब यानी कि घूस नहीं लोगे भारत के लोगों से। ये क्या कर रहे थे कंपनी के जो मैंने बताया ना, फटीचर कर्मचारी जाते थे और वहां से रोल्स रॉयस में अमीर बन के आते थे। तो वो क्या करते थे, जाते थे कंपनी के काम करने के लिए, कंपनी की वेतन यानी कंपनी की सैलरी पे जाते थे, और खुद का बिजनेस करते थे वहां पे। कंपनी का बिजनेस तो गया भाड़ में, वो तो लॉस में जा रही है, खुद का बिजनेस करने लगे भाई, खुद बिजनेस करके खूब पैसा कमाते, क्योंकि भारत से बहुत पैसा मिलता था भाई। और उसके बाद में लोग जो थे, क्योंकि अब कंपनी इतना काम कर रही है, तो उसके साथ काम करने के लिए भारत के लोग भी आते थे। जैसे अपन भी जाते हैं ना कभी ठेका लेने के लिए सरकार के दफ्तर में, कि भाई ये ठेका हमको दिला दो, और सरकारी जो बाबू बैठा था उसको बोलते भाई तुम भी ले लेना, कमीशन है ना 10% 20% कुछ ले लेना, करा दो काम अपना। तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में जाते लोग, और ये उसके कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के उनसे घूस लेके काम करते। तो भाई कंपनी तो लॉस में जा रही है और ये बहुत अमीर बन रहे, तो इन पे सब पे बैन लगा दिया भाई, ऐसा नहीं चलेगा, घूस नहीं लोगे, खुद का काम नहीं करोगे, ठीक है, और प्राइवेट ट्रेड में तुम नहीं लगोगे, ऐसा कंपनी ने जो है इस रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी कर्मचारियों को बोल दिया। उसके बाद में इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। भाई देखो क्या कर दिया इसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है उसको बढ़ाया, यानी स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल को। कैसे किया कि भाई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था कंपनी में, जो कि गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, उसको अपने रेवेन्यू पे यानी कितनी कमाई कर रहे हो, सिविल मामलों पे यानी तुम जो भी तुम कानून वानून बना रहे हो, कैसे तुम उसको गवर्न कर रहे हो उस जगह को, और मिलिट्री अफेयर्स, एक तो सिविल अफेयर होता है, एक मिलिट्री यानी तुम जो युद्ध कर रहे हो उसके, यानी पैसा कितना कमा रहे हो, अपनी जनता को संभालने के लिए जो सिविल अफेयर चल रहे हो उन पे क्या कर रहे हो, और कहाँ का युद्ध कर रहे हो, इन सब की सूचना तुमको किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, सीओडी को, किसको देनी थी भाई, देनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में उसको। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होती है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भाई, कि मैंने तुमको कंपनी का बताया था सिस्टम, की कंपनी में मान लो एक आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको लॉस हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, है ना, इतना वो कर नहीं सकता, तो 1000 आदमी मिल गए और 1000 आदमी मिलकर पैसे इकट्ठे किए और बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन अब उस 1000 आदमी क्योंकि मिले हैं, तो 1000 के 1000 मिलके तो उस कंपनी को चलाएंगे नहीं, क्योंकि एक साथ 1000 लोग खड़े हैं, बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या बोल रहा है, एकदम सारा केओस हो जाएगा, एकदम सारी भगदड़ मच जाएगी। तो 1000 लोग क्या करते हैं, वो अपने में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं। जैसे हम नहीं चुनते क्या, कि जैसे 1 लाख लोग मिलके वोट देते हैं, उससे एक एमपी चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, वैसे वो 1000 लोग मिलके वोट देते हैं और बोलते हैं कि हम में से कुछ लोग 5-4 लोग जाओ और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि एक सभा में 5-4 लोग हम चुन के भेजेंगे, फिर वो लोग हम सभी के लिए डिसीजन लेंगे, उसी सभा को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और वो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता था। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तू जो भी कमा रहा है, तेरी जो भी कमाई हो रही है, तू जहां पे भी युद्ध लड़ रहा है, मिलिट्री अफेयर कर रहा है, और या भी सिविल मामले जो भी हो रहे हैं तुम्हारे, उन सब की रिपोर्ट हमको दोगे, गवर्नमेंट को। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये क्यों किया जा रहा है? कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। तो भाई कंट्रोल करने के लिए उस पे कंट्रोल मजनू से मेरे याद आया, जैसे कि जो वेलकम मूवी किसी ने देखी होगी, अभी अटक रखे हैं, इसका इलाज करके मैं अगली वीडियो में अगला जो एक्ट है वो लेंगे, लेकिन वेलकम मूवी की बात कर लेते हैं। देखो भाई, कंट्रोल से याद आ गया मेरे, वेलकम मूवी किसी ने देखी होगी, तो वेलकम मूवी में एक तो था मजनू भाई, मजनू भाई। अब भाई मजनू भाई अगर ज्यादा उछलने लग जाए तो उदय भाई उस पर कंट्रोल करेगा नहीं करेगा? उदय भाई करेगा ना कंट्रोल उस पर। तो भाई ये मजनू भाई तो कौन है? ये मजनू भाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फिर उदय भाई किस कौन आ गया? ये भाई गवर्नर जनरल आ गया, जी जी।
और उदय भाई पे भी एक बड़ा भाई है, कौन, आरडीएक्स भाई। ये आरडीएक्स भाई कौन है? ये आरडीएक्स भाई है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भाई उदय भाई पे कंट्रोल कर रही है, यानी सबसे ऊपर तो आरडीएक्स भाई है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो उदय भाई यानी कि गवर्नर जनरल पे कंट्रोल कर रहा है। और फिर गवर्नर जनरल जो है भाई वो मजनू भाई यानी कि बाकी जो सारे कर्मचारी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाकी जो भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कंट्रोल कर रहा है। और इस तरीके से कंट्रोल की स्टार्टिंग हुई है ये तो। अब कंट्रोल धीरे धीरे आगे और जाएगा, और कैसे बढ़ेगा क्या होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हो रही है तो उनको सेट करने के बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, और कोई अभी क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, आगे पूरी सीरीज आएगी जिसमें पूरी पूरी पॉलिटी हम कवर करेंगे, एकदम बेसिक से सब कुछ समझाता हुआ मैं चलूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।